हेलो। कैसे हैं सब लोग? ज़बरदस्त। चलिए, बहुत अच्छा। पढ़ाई चल रही है ना? चलनी भी चाहिए, अब तो दौड़नी चाहिए, समय आ गया दौड़ाने वाला। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या इम्पोर्टेंट है और पुरानी ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पेपर उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5। आपको ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है, आप पैसेज पढ़िए, लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशन देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाया SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की बात किया है तो थोड़ा समझ लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, SN1 मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा समझे, अगर कलर चेंज हो जो भाई, हाँ ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म को समझे अगर, देखिए SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे R1 C R2 R3 कह दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव तो अलग अलग रहेंगे। यहाँ एक अल्काइल हैलाइड लिए, ये बाहर निकलेगा। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का। पहले क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है ना, R2 और R3, अलग अलग ग्रुप है। ये क्या कह रहा है, देखिए सिंपल यहाँ समझिए कि जो कार्बोकेटायन होता है वो प्लेनर ज्योमेट्रिक होता है। कैसा होता है भैया? प्लेनर ज्योमेट्रिक। अब प्लेनर है तो ये अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का आने वाला, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों बराबर बराबर होंगे। समझ रहे ना? तो जब बराबर बराबर होंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन लिए रहेंगे उसका अपोजिट वाला भी बनेगा, प्लस रिटेंटिव प्रोडक्ट, मतलब इन्वर्जन का भी प्रोडक्ट बनेगा और साथ में रिटेंशन का भी प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर मतलब रेसिमाइजेशन होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसका आंसर देखें, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो पूछा है कि किस तरीके की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। हाँ, किस तरीके की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी पूछा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल भैया बता सकते हैं कि रेशमिक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा किसमें? SN1 मैकेनिज्म में। फिर पूछा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट। सिंपल है, कौन सा? पोलरीमीटर। ठीक है, ये यूज होता है। प्रेडिक्ट द मेजर, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ समझाने के लिए होगा वहाँ समझाएंगे, जो थियोरेटिकल है वो आप फटाफट सुनते जाइए। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक केवेज। मेजर प्रोडक्ट पूछा है 2 ब्रोमोपेंटेन। ये देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन बन जा, CH3 CH, यहाँ Br लगा दीजिए, CH2 CH2 CH3। पूछा है 2 ब्रोमोपेंटीन का क्या कराएंगे, क्या कराने था? एल्कोहलिक केवेज में रिएक्शन कराना था। हम जानते हैं कि जब एल्कोहलिक केवेज लेते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन। तो यहाँ से जब Br निकलेगा प्लस चार्ज बनेगा, फिर यहाँ से H का रिमूवल होगा। तो सिंपल रिएक्शन देखें तो H यहाँ से Br निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि H2, इसका नाम क्या होगा? पेंट 2N। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? यहाँ बनने के लिए तो यहाँ से भी H निकल सकता था, लेकिन जब यहाँ से निकलता तो क्या होता? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता। लेकिन हम जानते हैं कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बताया था ना हाफमैन और स्लिटसेफ रूल। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पेंट 2,1। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा भैया? पेंट 2इन। ठीक है, गिव 1 यूज ऑफ CHI3। ये क्या है? आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म का यूज कहाँ होता है भैया? बताइए फटाफट, याद है? ठीक है, कहाँ होता है? एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप लोग समझ जाएंगे। एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है,
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विथ HI। एनिसोल इज ट्रीटेड विथ HI। मैं यहीं पे रिएक्शन थोड़ा सा छोटा सा दिखाना चाहता हूँ, आराम से काम हो जाएगा हमको लगता है हम लोग का। यहाँ पे OCH3 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एनिसोल। इसका रिएक्शन HI से कराते हैं, सिंपल देखिए, तुरंत ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ से, और ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ से CHI3 बन जाता है, आइडोफॉर्म बन जाता है, और ये एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फिनॉल बनता है, एल्कोहल मतलब फिनॉल, PH पे लगा हुआ H, और यहाँ पे ये CHI3। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3I, CHI3 नहीं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B आर 140 डिग्री 180 डिग्री। देखिए 140 डिग्री किसका है, A का है, और 180 डिग्री किसका है, B का है। तो अगर हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब A की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो लिक्विड A होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। आउट ऑफ जिंक टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन प्रोडक्ट। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिंक की कोटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो जिंक के केस में होता है। ठीक है, तो ये उसका जो होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम लोग पढ़े हैं ना जिंक के बारे में। जो जिंक यहाँ सीधा सिंपल, अगर एक नंबर के क्वेश्चन है फटाफट आंसर देते जाएंगे। विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द T इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जीरो। देखिए भैया, एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है तो टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये पूछा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ PBC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का पूछा है। मोनोमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है PBC का, बताइए मोनोमर क्या होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PBC का मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है भैया VC, नॉट वाइस चांसलर, विनाइल क्लोराइड। इसी से मिलकर के बनता है क्या, क्या बनता है, PVC। ठीक है, विच स्ट्रक्चरल यूनिट इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट मेक्स इट नॉन डिटर्जेंट के लिए कौन ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है, तो इसका आंसर सीधे सिंपल भैया हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होता है वहीं इसको क्या करता है, डिटर्जेंट को नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। आउट ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन का पूछा है मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइल, एनिलीन। एनिलीन तो सबसे पीछे हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक अमीन है। मिथाइल, इथाइल हम लोग जानते हैं मिथाइल के केस में, इथाइल नहीं, मिथाइल के केस में जो ऑर्डर होता है वो सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा होता है, देन प्राइमरी अमीन एंड देन टर्शरी अमीन। ठीक है, और इथाइल के केस में सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर टर्शरी होता है, देन प्राइमरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेकेंडरी हमको सीधे सीधे बताना है, तो डाइमिथाइल अमीन जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। आइडोफॉर्म का कंडीशन हमेशा जान लीजिए कि अगर कोई ग्रुप है जैसे CHO है या CHCO है, उसके बगल में अगर CH3 है, ठीक है, अगर CHO है तो CO या CH3 अगर ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर ऐसा एल्कोहल या जो कुछ भी जिसको ऑक्सीडेशन कराने पे CH3 आ जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, और अगर नहीं है CH3 उसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जैसे CH3 CH2 OH इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये CH3 CHO बनेगा। ये क्या है भाई, CH3 CHO बनेगा, तो यहाँ पे CH3 आ गया, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एथेनल CH3 CHO ये तो देगा ही देगा। पेंटेन 2 बना लेते हैं, CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये पेंटेन 2 पेंटेन 3 का बनाएंगे। यहाँ पे भी देखिए CH3 है, पेंटेन 3 का बनाए, CH3 CH2 CO CH2 एंड CH3। यहाँ देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या है, CH2 है,
कीटोन के अगल बगल कोई CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा आंसर यहाँ सही होगा क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो कंडीशन हमेशा ध्यान दीजिए, CHO या CO ग्रुप है उसके अगल बगल CH3 होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जिसको ऑक्सीडाइज करने के बाद ऐसा कुछ बने जिसमें CO या CHO के बगल में क्या हो, CH3 ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाई। ठीक है, यहाँ देखिए स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीज, मैग्नीज Mn+7 शो करता है, फटाक से आंसर लगा देंगे, तो ये C इज द राइट आंसर। फटाफट करते हैं ना। हार्डनिंग ऑफ द लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोगुलेशन। इसका आंसर क्या है, म्यूचुअल कोगुलेशन जो होता है जो हार्डनिंग करता है लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, करेक्ट IPAC नेम, देखिए IPAC नेम करना है। ठीक है, पहले ही पकड़ना है फंक्शनल ग्रुप, 1 2, इधर जाएंगे 3 होगा, इधर जाएंगे 3 होगा, इधर जाएंगे तो 3 और 4 बन जाएगा, तो 4 बनेगा। और दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल, तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल, ये पहला आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछ रहे हैं। AU and AZ are extracted by leaching their ores with a dilute solution of NaCN. Impurities associated these ores dissolve in NaCN. ठीक है, ये क्या पूछा है कि AU and AG are extracted by leaching their ores with dilute solution of NaCN. देखिए यही है, यहाँ पे NaCN नहीं यूज होता भाई, KCN यूज होता है, ये याद रखिएगा। एक्वस KCN यूज होता है यहाँ, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, impurities associated with these ore dissolve in NaCN, यहाँ पे भी ये NaCN, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो है असर्शन तो गलत है, KCN में तो होता ही नहीं है, डाइल्यूट KCN से होता ही नहीं है लीचिंग, लेकिन NaCN में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ से KCN यूज होता है, तो असर्शन इज, इसके लिए क्या है, 4th वाला ऑप्शन सही है, पहले 16 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 17th पे जाते हैं। FF बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल इज वीक, F एटम इज स्मॉल इन साइज। FF बॉन्ड इन F2 इज, ये तो सही है, असर्शन तो सही है। F एटम इज स्मॉल इन साइज, ये नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए असर्शन से क्या आता है, FF बॉन्ड है, वहाँ इंटरमोलिकुलर की बात होती है। यहाँ पे जब हम कहते हैं ना F से F की बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है उसके कारण इसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड वीक होता है। कि इसके कारण इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट सेशन दिया, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड। सही बात है, एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से होता है। एम्बिडेंटेड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, दैट इज N and O। एम्बिडेंटेड लिगेंड होता क्या है, ऐसे लिगेंड जिनके पास ऑप्शन होता है 2 से डोनेट, जैसे यहाँ N है और O से, दोनों से डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, मतलब पहला होगा असर्शन सही है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, करेक्ट। सुक्रोज हैज अ ग्लाइकोसिडिक सर, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने की वजह से ही फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है, बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर शो करता है भैया। तो ये तो सिंपल बात है कि A और R दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यहाँ देखें, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2Br2 H2BH2, ठीक है, 2 है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन, हाँ ये सही तो है पर इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन सही है, लेकिन भैया ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर पूछा है 2 नंबर के क्वेश्चन की ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है और एंटीसेप्टिक क्या है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है भैया, ये जो एंजाइटी होता है ना, आजकल बड़ा तेजी से फैला हुआ है एंजाइटी, तो एंटी एंजाइटी केमिकल कंपाउंड है जिसको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन के रूप में लेते हैं। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है कि एंटी एंजाइटी, नोट कर लीजिए, एंटी एंजाइटी लेते हैं इसको मेडिकेशन के रूप में एज एंटी एंजाइटी। ठीक है, एंटीसेप्टिक हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, जैसे एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, फंगल अटैक या फिर बैक्टीरियल अटैक से बचाने के लिए यूज करते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स, उनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये तो बड़ा सिंपल पूछ दिया भाई, क्या पूछा है कि क्लिनसिंग, जो सोप के 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है,
हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो क्या करता है, डर्टी जो वहाँ डर्ट्स होते हैं उनको बाइंड कर लेता है, जो गंदगीज होती हैं वहाँ पे उनको बाइंड कर लेता है। और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो जाकर के किसी वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड रहता है। और ये तो आसानी से जब से ही ये बाउंड होगा क्या करेगा, डर्ट अलग हो जाएगा, तो वहाँ से इसको क्लीन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लींसिंग एक्शन करता है इसको। आगे बढ़े, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास 60 मोलर मास दिया हुआ है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। चलिए तो कैलकुलेट करने का प्रयास किया जाए। देखिए ऑस्मोटिक का प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। आपको सी निकालना है, आर और टी दिया हुआ है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, चूँकि परसेंटेज में है तो इंटू 1000 तो होगा ही क्योंकि लीटर, और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन का ये भी तो है भाई, देखना पड़ेगा ना। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 5/60, परसेंटेज में इसे 100 से किए 5/60 कर देंगे। अरे ये कौन सी बात है, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। 5/60 इंटू 1000/100, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 1000 है ना, एक बचा 10, यहाँ से ये कट गया तो बचा 5/5/6, तो क्या होगा 0.8 तो होगा 0.83 समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का ये सी इक्वल्स टू निकला है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे, पाई इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। तो वहाँ से आप सी रख देंगे 0.83 इंटू आप 0.81 जो भी आर की वैल्यू वहाँ दी हुई है इंटू 300 वो वैल्यू रहे। उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। अब ये कैलकुलेट करने के लिए मत करें, अपने से इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से करेंगे। हाँ चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है क्या, 1 कंटेनिंग 7.5 इतना एंड इतना एंड इतना जेड सबस्टेंस इतना रिस्पेक्टिवली, इट वाज ऑब्जर्व दैट बोथ ऑफ द सॉल्यूशन फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर, फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर बोल दिया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट, क्या एकदम कोई दिक्कत नहीं। मोलैलिटी का फार्मूला जानते हैं सब लोग, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स होता है डिवाइडेड बाई क्या होता है, सॉल्वेंट का वेट केजी में, यही होता है ना, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो फार्मूला निकल के आता है, क्या होता है, W1 इंटू 1000 अपॉन, भाई 3 0 है समझ लेना। ठीक है, तो ये होता है W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2 इक्वल्स टू W3 इंटू 1000 अपॉन 1000 कर दो इसको, 1000 अपॉन M2 इंटू W2। W2 देखिए वाटर वाला, वाटर का वेट दिया है ना W2, और W3 जो है वो ये वेट है Z का वेट। ठीक है, तो वाटर ये दो W2 कट गया, 1000 कट गया, तो फार्मूला निकल के क्या आएगा, अगर यहाँ से हमको ये निकालना है M2 हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ Z, तो M2 निकालना है, तो फार्मूला क्या आएगा, M2 इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये इसमें इंटू चला जाएगा, तो M1 इंटू W3 अपॉन W1। ठीक है, तो M2 निकालना है आपको, M1 दिया हुआ है कितना 60, तो 60 इंटू क्या कर लेंगे 42.75 डिवाइडेड बाई 7.5। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा ये काम आपका है। किसका है, आपका है, ये काम आपका, इतना तक हम करेंगे, बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो अपने से करना पड़ेगा ना भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग दबा के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है रीड करने के लिए, और क्या कहा है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए क्या है, अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के साथ टाइम एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, सीधा सीधा एकदम समझ में आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थियोरेटिकली कैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। सही बात है, यस। देखिए क्या होता है कि ए इक्वल्स टू तो जीरो हो सकता है, मतलब ए नॉट, मतलब जब रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम पर जाने के बाद ये जीरो कंसंट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, बहुत सारा समय होने के बाद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स XeF4 BrF3। ये थोड़ा हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं कैसे आता है भैया। XeF4 OF4 दिया, ध्यान दीजिए, ठीक है। Xe के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6, बचे कितने, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर बच गया, क्या बच गया, 1 लोन पेयर एंड 4 1 5, ठीक है, बॉन्ड पेयर। देखिए अगर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनाएंगे, इसका ज्योमेट्री इसकी होती है, अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी, लेकिन शेप जो होगा, चूंकि लोन पेयर जानते हैं ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो शेप होगा वो इसका स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, एफ 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 एफ, यहाँ पे लोन पेयर रहता है। हम जानते हैं कि शेप में लोन पेयर का जब ज्योमेट्री बना रहे हैं तो देखिए यहाँ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं, ये बना क्या, स्क्वायर पिरामिडल। वही BrF3 की बात कर लिए, BrF3 की बात की है, BR में कितने होते हैं, टोटल 7, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, बचा 4, मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। याद करिए, फटाक से याद करिए, BSCPR थ्योरी में फटाक से याद करिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आता है टी शेप। तो इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर कुछ, F BR F और यहाँ एक F आ जाता है, थोड़ा बेंट होता है टी शेप इसका, क्योंकि लोन पेयर यहाँ 2 होता है ना, यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये टी शेप बनता है, बेंट टी शेप, और यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आप फटाक से बना लेंगे, कर लेंगे। ठन ठन ठन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ। देखिए ये कहा है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पोटेशियम, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला है, पोटेशियम जैसे जैसे लिख रहा है ना वैसे वैसे आप भी लिखते जाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे वो देख लेंगे। जिंकेट है मतलब Zn है, टेट्राहाइड्रोक्सी मतलब OH है, स्क्वायर ब्रैकेट OH, छोटा ब्रैकेट कर लेते हैं OH, टेट्रा मतलब 4। अब देखिए 4 हाइड्रोक्सी मतलब 4 टू माइनस जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये 2 प्लस रहेगा, तो K2Zn OH का 4, सिंपल एकदम। फिर हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्साअमीन बोला है प्लेटिनम के साथ, तो मतलब 6 अमीन रहेगा, ठीक है, 6 अमीन कर देते हैं। और क्लोराइड कितना रहेगा ये डिपेंड करेगा इतना, भैया जितने Cl कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा नहीं रहता कितने क्लोराइड, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ Cl अब -4 होगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, तो प्लेटिनम पे +4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये PTNS3 का 6, बाहर Cl4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा, हम लोग जगह कम है ना पेपर पे, तो बाहर सॉल्व करते हैं। आजा खुल जा सिम सिंह। क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराना है किससे, प्रोपेनोन से। ये इसी से कराना था। देखिए ये आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यहाँ माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये अटैक करेगा यहाँ, कहाँ यहाँ जा रहे थे, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CO पे माइनस, वहाँ जाकर के MgI जुड़ जाता है, और ये CH3 और यहाँ पे CH3 आकर के जुड़ गया ना CH3। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H3O+। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 COH CH3 और CH3। तो टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे, टर्शरी एल्कोहल हमारा बनेगा, ठीक है। तो बता दीजिए उनको पेपर में फटाक से, क्या बनेगा, यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या, बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3। कौन सा रिएक्शन है, फटाफट बताओ कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड से CH3CO। मैकेनिज्म तो पूछा नहीं है, किसी लेविस एसिड से FeCl3 AlCl3 किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे,
जा करके जुड़ जाएगा क्या, COCH3, COCH3 एसाइल। ठीक है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, आसानी से एकदम बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में आपको। देखिए फिर कुछ है कि राइट द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। ये बड़ा सिस्टम है, ये बढ़िया। बैकेलाइट किससे बनता है भैया, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मतलब इसमें फिनॉल होता है, बन भी गया, यहीं पे स्ट्रक्चर भी बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक जगह का काम हो जाए, दूसरी जगह क्या जाना। ये बन गया इसका मोनोमर यूनिट, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। नियोप्रीन, नियोप्रीन किसका होता है, क्लोरोप्रीन का होता है, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रीन होता है ना, क्लोरोप्रीन इसी से बन करके नियोप्रीन बनता है। तो ये अब ध्यान रखें, यहाँ Cl है, ठीक है, Cl, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरोप्रीन लेते हैं, सिंपल याद रखिए, क्लोरोप्रीन इसका होता है, इसका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए एक रिएक्शन पूछा है, क्या होता है, CH3COH NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3, जब भी एसिड का रिएक्शन NH3 कराते हैं तो CH3CO NH2 बनता है, क्या बनता है, NH2, अमाइड जिसको बोलते हैं। फिर NH2 का NaOBr से रिएक्शन ब्रोमामाइड से होते हुए क्या बना लेगा, सिंपल अमीन, CH3NH2। सिंपल रिएक्शन एकदम, कोई झिकझिक नहीं, कोई खिचखिच नहीं, आराम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट जो बनेगा अमीन बनेगा, ए प्रोडक्ट जो बनेगा वो अमाइड बनेगा, CH3CONH3, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए ये रिएक्शन पूछा है C6H5NO2 FeCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो C6H5NO2 है FeCl के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, C6H5NH2। तो एक की जगह पे क्या बनेगा, एनिलीन, C6H5NH2। और जैसे ही एनिलीन का NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं N2+ और Cl-, डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आप इसको बनाना, स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो इस तरीके से आता है, N+, और Cl-। ठीक है, इस तरीके से बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। बी की जगह डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ए की जगह पे एनिलीन बनेगा। फिर यहाँ देखिए ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ बना भी है, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं CuCN से, ये CN यहाँ से आएगा, N2 गैस बाहर निकलेगा, जैसे हीट करेंगे N2 गैस, और C6H5 पे क्या आ जाएगा, C6H5CN। इसी में लहा रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हम जानते हैं कि जैसे ही CN का हाइड्रोलिसिस होता है हमेशा क्या बनता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, एकदम बहुत आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, एनिलीन और इथेन अमीन। देखिए सिंपल है भैया, एक तो एरोमेटिक अमीन है, कम टेम्परेचर पे डाइएजोन सॉल्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, कम टेम्परेचर, कौन, एनिलीन। लेकिन इथेन अमीन की बात कर रहे हैं तो इथेन अमीन क्या होता है, इथेन अमीन क्या करता है, ये क्या है, एलिफेटिक है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, डाइएजोन सॉल्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन की बात कर रहे हैं। देखिए एनिलीन जो है वहाँ पे प्राइमरी अमीन शो करेगा, NH2 है, ठीक है, जबकि एन मिथाइल अमीन की बात करेंगे तो वहाँ सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एनिलीन है ये कार्बिल अमीन टेस्ट, ध्यान से नोट करिएगा, कार्बिल अमीन टेस्ट ये देगा, जबकि एन मिथाइल एनिलीन कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ से ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, हो गया डिस्टिंग्विश, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनअमीन, ब्यूटेन। देखिए ऑर्डर यहाँ पे अगर ऐसे लगा देना तो यही सही हो जाएगा। और क्यों रीजन जाननी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर उससे कम होगी या तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ब्यूटेन में सबसे कम। आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं। देखिए पूछा है ग्लूकोज डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफॉस्फेट क्या होता है, 2,4-DNP, 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ, फिनाइल हाइड्रोजन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यार मेरे दिमाग से भी उतर जाता है, इतने रीजन कहाँ। हाँ, तो ग्लूकोज डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट क्यों होता है, रीजन पे आते हैं हम लोग। 2,4-DNP टेस्ट इसलिए नहीं होता भैया कि ये जो CHO होता है यहाँ पे फ्री होता ही नहीं है, ये क्या करता है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन, बायोमॉलिक्यूल पढ़े ना, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन। राइटिंग क्या नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आराम से दिख दें, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन नहीं कर,
कर लेता है, हेमीसिटल का फॉर्मेशन कर लेता है ग्लूकोज, दैट्स वाई CHO ग्रुप नहीं रहता है फ्री, तो इस वजह से ये 2F4 DNP टेस्ट नहीं देता है। टू स्ट्रैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, सही बात है, आइडेंटिकल तो नहीं होता है क्योंकि एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, तो एडेनिन जहां होगा वो दूसरे वाले स्ट्रैंड में हमेशा थाइमीन होगा, उसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है। ए की जगह जहां ए है वहां ए तो नहीं है ना, टी है, लेकिन ये फिक्स है कि हाँ टी ही होगा क्योंकि तब उसको क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये ध्यान रखेंगे कि एडेनिन जहां है वहां थाइमीन होगा, वो 2 बॉन्ड से जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा 3 साइटोसिन से जुड़ेगा 3 बॉन्ड से। स्टार्च ऑफ सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली, बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है भैया अल्फा, यहाँ पे क्या होता है बीटा, ये दोनों ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज होता है। फटाफट आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्या के लिए टाइम लगाएंगे, फटाफट। स्टार्च में भैया होता है अल्फा, यहाँ पे बीटा, दोनों का स्ट्रक्चर बना दीजिए, दिखा दीजिए, कहिए ले लीजिए अंतर, समझ में आ गया। सल्फरस एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है भैया क्योंकि सल्फर का जो एसिड बताए, सल्फर जो होता है वो इजीली क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये जान लीजिए हमेशा। अगर हम खुद से जल्दी से क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसका मतलब हम बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सिक एसिड, क्यों फ्लोरीन, क्यों भैया, क्यों फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सिक एसिड, क्यों 1 ऑक्सिक एसिड, क्योंकि भैया फ्लोरीन में जो डी ऑर्बिटल कहाँ होता है, डी ऑर्बिटल होता है नहीं होता है, तो जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो बेचारा कैसे मेहनत करके एक ऑक्सिक एसिड बना ले रहा है, कहाँ से बनाएगा, नहीं ना बना पाएगा, तो इस वजह से फ्लोरीन केवल एक ऑक्सिक एसिड बनाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबेल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम He टू एरान, हीलियम से रेडान तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, पहले तो साइज की बात हो गई, फिर डिस्पर्स अलोंग, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट करिए बढ़िया से, डिस्पर्स हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, डिस्पर्स अलोंग वांडरवॉल फोर्सेस, जो वांडरवॉल फोर्सेस इनका होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इनकी नोबेल गैस की बॉइलिंग पॉइंट He से आर्यन तक इंक्रीज कर जाती है, याद रखेंगे ना। चलिए ये रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा है, MnO2 + 2H4HCl, सिंपल रिएक्शन, MnCl2 प्लस क्या बनेगा, MnCl2 बन जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, MnCl2 बन गया, वाटर बना दिए, और भी कुछ बनेगा, बना देते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है भाई, क्लोरीन गैस भी बाहर निकलता है, ठीक है, Cl2 भी बाहर निकलता है। फिर XeF6 क्या होता है, इसका रिएक्शन कराएंगे, XeF6 KF, हाँ फटाक से यहाँ देखिए के बाहर निकलेगा F7, ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। I-H+ इक्वल्स O2 से रिएक्शन करा रहा है, सिंपल पहले बता दे रहे हैं आपको, OH- बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद का बाद में देखा जाएगा, ठीक है, OH- बनेगा और यहाँ से I+, उसके बाद O-, दम रिएक्शन आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं। NaCN इन द सेपरेशन ऑफ ZnS PbS, देखिए NaCN जो होता है वो इसकी एक्टिविटी, ये जो ZnS और PbS की एक्टिविटी को कम नहीं करता, ये इतना बढ़िया रूल है इसका। NaCN क्या कर रहा है, एज ए डेप्रेसेंट यूज नहीं होता, डज नॉट एक्ट एज डेप्रेसेंट, लिखते हैं उसको डेप्रेसेंट, क्यों, क्योंकि ये अपवाद, एक तो बोलते हैं अवसाद हिंदी में बोलते हैं, आपसे उससे क्या मतलब है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि इसकी एक्टिविटी पे अफेक्ट नहीं करता है, सिंपल बात ये है, तो ये इसका रोल है। SiO2 इन द मेटलर्जी ऑफ Cu कंटेनिंग Fe एज इम्प्योरिटी, सिंपल है, SiO2 एज अ फ्लक्स यूज होता है, फ्लक्स जानते हैं ना, जो केमिकल सब्सटेंस बाहर से यूज करते हैं गैंग को, जो इम्प्योरिटीज है उसको दूर करने के लिए, तो उसको SiO2 एज अ फ्लक्स यूज। आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ टी आई की रिफाइनिंग में आयोडीन यूज करता है, क्योंकि टी जो होता है वो आयोडीन से रिएक्ट करके नॉन वोलाटाइल से वोलाटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वहां से आसानी से उसको रिमूव किया जा सके। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्सिस एंड केमियोप्सिस, ये तो आपको याद करने वाली चीज है, फिजियोप्सिस और केमियोप्सिस, यहाँ पे तो फिजिकल वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल है, यहाँ पे स्पेशल केसेस की वजह से नेचर की बात होती है, यहाँ पे नेचर की बात। अब 3-4 अंतर आप ध्यान से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है थ्योरेटिकल में। यहाँ देखिए रीजनेबल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ROR
ROR, ट्रिपल आर नहीं, ROR क्या हो जाएगा, घट जाएगा भैया, घट जाएगा, सिंपल बात है। सरफेस एरिया कम होगी तो काम कम न करने का भाई, जगह हमारे पास कम है तो काम तेजी से नहीं हो पाएगा, तो स्लो होगा। कैटलिस्ट इज एडिड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी रिवर्सिबल भाई या कैटलिस्ट ऐड हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल क्या पड़ गया, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज यहाँ लिख देंगे, इंक्रीज कर जाएगा रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, भैया टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सिंपल समझ लीजिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपली एकदम, उसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द मोल मास ऑफ मोलर मास ऑफ इतना दिया है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एकदम सिंपल है भैया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट भी कर दिया कि डेल्टा TF, डेल्टा यहाँ लिखा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2, KF इंटू 1000 इंटू W2, WT आपको लगाना है डिवाइडेड बाई M2 इंटू M1। अब यहाँ से क्या करना है आपको, W2 का फार्मूला निकाल लेना। इतना तो आप करिए, मेहनत करिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना भाई, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो W2 के अगर फार्मूला लिखे, W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू WN, यही हो जाएगा। और ये चला जाएगा नीचे, KF कौन चला जाएगा, KF इंटू 1000 इंटू कहाँ, ठीक है, ये इतना रहेगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बाकी KF इंटू 1000 ये नीचे रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए KF की वैल्यू दे दी हुई है, डेल्टा TF की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 75 ग्राम 176 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है, M2 ये दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये दिया हुआ है, और W2 दिया हुआ है, W2 और W1 कहाँ दिया है भाई, कैलकुलेट द मास तो निकालना है, W2 निकालना है, WN दिया है ये 75 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, फटाक से कर लेंगे ना, ये फार्मूला से कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें पता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, NFE नॉट, हम आपको बस बताएंगे, आपको सॉल्व करते रहना, ठीक है। NFE नॉट सेल से रिएक्शन कराएंगे तो E नॉट सेल की वैल्यू कहाँ से पता चल जाएगी, इसमें ये क्या क्या ZN प्लस है, तो हाँ इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0.34 माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1.10 आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू ये हो गई, F की वैल्यू यहाँ दी है, ये दिया है, ठीक है। और उसके बाद N की वैल्यू, R की वैल्यू इसमें लेनी है, डेल की, N की वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है, तो यहाँ N की वैल्यू आएगी 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया, तो ये N की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पता चली, F की वैल्यू पता चल गई। आप अब मेहनत खुद करेंगे डेल्टा जी निकालने में, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग क्या करिए, जम के पढ़ते रहिए, और भी अभी आगे क्वेश्चन को ढेर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, थैंक यू सो मच। आप क्या करिए भाई, इतना तो काम करना पड़ेगा आपको मेहनत करने पे, लाइक शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसको कर दीजिए ताकि ऐसे रहे सब कुछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।